अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी के एमसीक्यूज 53 से ऑनवर्ड होंगे। तो पहले हमने 52 तक पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, तो इसमें कहता है फर्स्ट में टीम टीचिंग इज़ टीम टीचिंग जो होती है, कहता है कि ये इज़ ये टीचिंग मेथड है। टीम टीचिंग जो है इसको टीचिंग मेथड कहते हैं, या इसको टीचिंग स्ट्रेटजी कहेंगे, या टीचिंग टेक्निक कहेंगे, या आपके पास इवैल्यूएशन टेक्निक कहेंगे। टीम टीचिंग जो होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो टीम टीचिंग जो होती है ये एक टीचिंग टेक्निक है। ठीक है, टीम टीचिंग जो होती है ये एक टीचिंग टेक्निक है। इट्स मीन के सी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है 54। इसमें कहता है इन मोटिवेशन प्रोसेस the reward those are awarded by others as consequences of an action is। कहता है इन मोटिवेशन में प्रोसेस दी रिवार्ड जो होता है those are awarded by others, जो by others रिवार्ड दिया जाता है as consequences of an action is। कहता है ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड में आता है, या इंट्रिंसिक रिवार्ड में आता है, या मोटिवेशन में आता है, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इन मोटिवेशन प्रोसेस दी रिवार्ड दोज आर अवार्डेड बाय अदर्स जो होता है रिवार्ड, तो ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड में आता है। इट्स मीन कि ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 54। नेक्स्ट आपके पास है 55। तो इसमें कहता है अ रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल इज नाउन एज ए स्टूडेंट आउटकम स्टेटमेंट, बी मिशन स्टेटमेंट, या सी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, या डी स्कूल डिजाइन स्टेटमेंट। 55। तो 55 में क्या कहता है कि अ रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट, कौन सी ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग दी पर्पज ऑफ द स्कूल इज नाउन है, यानी कि स्कूल का जो पर्पज है, ठीक है, तो उसके ऊपर ब्रीफ स्टेटमेंट जो है वो समराइजिंग जो होती है, ब्रीफ स्टेटमेंट की जो समराइजिंग होती है, तो कहता है रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पज ऑफ द स्कूल इज नाउन एज। तो वो ज़ाहिर डेफिनेट बात है कि एक ब्रीफ स्टेटमेंट होती है, कहीं चार्ट बना के किसी ने लगाया होता है, या स्कूल के बाहर लगाया होता है, या अंदर कहीं पे भी अंदर होता है। तो कहता है कि उसको आप क्या कहेंगे कि एक जो उसका पर्पस स्कूल का जो मकसद है ऑफ द स्कूल इज नाउन एज, तो कहते हैं ब्रीफ स्टेटमेंट जो होती है तो उसको क्या कहेंगे, तो वो एक मिशन होता है। ठीक है, एक मिशन होता है कि आगे इस मिशन को अचीव करना है। तो इट्स मीन कि आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 56। इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच पीपल लर्न विद ईच अदर एट एनी टाइम एंड एनीवेयर इज कॉल्ड। ठीक है, इसको समझे कि कहता है जो लर्निंग का प्रोसेस है थ्रू विच पीपल लर्न विद ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे से लोग सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग कहीं पे भी गपशप से या जो भी है, तो कहता है एक दूसरे से जो लोग एक दूसरे से लर्न करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एनी टाइम किसी भी वक्त, एनीवेयर और किसी भी जगह पे किसी भी वक्त लोग जो एक दूसरे से लर्न करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो कहता है वो कौन सी एजुकेशन में आप सोचते हैं कि वो कौन सी एजुकेशन में आता है? क्या वो फार्मल एजुकेशन में आता है, ठीक है, या नॉन फार्मल एजुकेशन में आता है, या डिस्टेंस एजुकेशन में आता है, या इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है? ठीक है, देखिए फार्मल एजुकेशन के तो रिजिड रूल्स होते हैं, उसमें तो नहीं हो सकता। वो जैसे स्कूलिंग वगैरह की एजुकेशन होती है वो फार्मल एजुकेशन होती है। इस तरह नॉन फार्मल भी इस तरह की एजुकेशन नहीं होती कि कहीं पे भी बैठ के डिस्कशन करें, लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, या किसी भी जगह पे बैठ के सीखना शुरू हो जाएगी। ये भी नॉन फार्मल में भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है? यानी कि आपके पास ये जैसे AIOU अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दे रही है, तो वो भी एक सिस्टम के तहत है। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी लोग बैठ के तो उसको सीखना शुरू कर दे, और एक दूसरे से सीखना, यानी उसके भी आपके पास ट्यूटर होते हैं, टीचर होते हैं, एक सिस्टम होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है
ये आपके पास आ जाएगा डी कि इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कहीं पे भी बैठ के कहीं भी डिस्कशन करके तो लोग आपस में एक दूसरे से सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 57। इसमें कहता है एजुकेशनल फिलॉसफी विच आस्क फॉर एंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड। क्या कहता है एजुकेशन फिलॉसफी जो है विच आस्क फॉर एंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज जो है एंड्स, ग्रुप वर्क एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड। ग्रुप वर्क में लर्निंग, ग्रुप वर्क में एक्टिविटीज हूँ या आपके पास एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज हूँ, तो कहते हैं कि उसको आप क्या नाम देंगे। ठीक है, फिलॉसफी में, एजुकेशन फिलॉसफी में तो कहता है पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म उसको कहते हैं, प्रोग्रेसिज्म या ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो 57, तो 57 का आपके पास आ जाएगा, इसको प्रोग्रेसिज्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 58 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, DST जिसको कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट DST जो होता है, ये कहता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल है ए कंडक्टिंग पब्लिक एग्जामिनेशन, ये कंडक्ट करवाता है। DST जो है कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवाए, या बी सेलेक्टिंग सूटेबल पर्सन फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या आपके पास सिलेक्शन करें सूटेबल पर्सनस की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, या सी डिज़ाइनिंग एंड इम्पार्टिंग इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन, या जो इन सर्विस एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनके एजुकेशन के लिए डिज़ाइन या इम्पार्टिंग करता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है DST के, या प्लानिंग टू अनाउंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करता है। ठीक है, 58, तो 58 का आपके पास आ जाएगा ये डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट से ही आपको पता है, ये सामने नज़र आ रहा है कि स्टाफ वही होता है जो लोग पहले से रिक्रूट होते हैं, तो इट्स मीन के जो लोग इन सर्विस हैं तो उनकी जो है इम्पार्टिंग या डिज़ाइनिंग, या उनकी जो इन आप कह सकते हैं कि उनकी वर्कशॉप्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में, तो इट्स मीन के आपके पास आ जाएगा सी आ जाएगा डिज़ाइनिंग एंड इम्पार्टिंग इन सर्विस लोग। ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 59। इसमें कहता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ, कहता है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है किसकी क्वालिटी पे, यानी कि एक कोई क्वालिटी किसी चीज़ में होगी तो उसके थ्रू एक क्वालिटी एजुकेशन होगी। आई मीन के एक किसी भी स्कूल में, किसी भी इदारे में, इंस्टीट्यूट में, या कहीं पे भी किसी भी मुल्क में, तो कोई भी ये जो क्वालिटी एजुकेशन होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ में क्वालिटी हो तो वो बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो सकती है। कहता है फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो तो क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है, या टीचर एजुकेशन बेहतर क्वालिटी वाली हो तो क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है, या टेक्स्ट बुक्स बहुत क्वालिटी वाली हो तो क्वालिटी हो सकती है, या लाइब्रेरीज एंड लेबॉर्ट्रीज क्वालिटी वाली हो तो क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है। तो देखें, अगर फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उसको यूज़ करना या पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सही पढ़ाने वाला, तो ज़ाहिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ सकती। फिजिकल बेशक जितनी अच्छी चीज़ें हों तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ सकती। टेक्स्ट बुक्स, देखिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स बनी हुई हैं, अच्छा करिकुलम है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो सकती है। क्वालिटी एजुकेशन देने वाला कोई नहीं है। तो लाइब्रेरीज एंड लेबॉर्ट्रीज बहुत अच्छी हों लेकिन उनको यूज़ करने वाला कोई ना हो तो, या उनको सही यूज़ करने वाला ना हो तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। इट्स मीन के टीचर एजुकेशन अगर क्वालिटी की होगी तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। ठीक है, तो इट्स मीन भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 60। इसमें कहता है द फोर्सेस दैट अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है ये। कहता है जो फोर्सेस होती हैं डेवलपमेंट फॉर करिकुलम की डेवलपमेंट में जो फोर्सेस अफेक्ट करती हैं, यानी कि
आप कह सकते हैं कि कोई कहीं पे भी करिकुलम डेवलप हो रहा है तो उसके ऊपर जो क़ुव्वतें असरअंदाज होती हैं, जो क़ुव्वतें उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, जो उसको मुतासर करती हैं, यानी कि जिनकी वजह से करिकुलम डेवलपमेंट होती है, तो जो असरअंदाज होती हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जो फोर्सेस, वो कौन सी होती हैं पूछ रहा है। करिकुलम इवैल्यूएशन है, या करिकुलम डिज़ाइन है, या करिकुलम फाउंडेशंस हैं, या करिकुलम एलिमेंट्स हैं। 60, तो 60 का आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है। करिकुलम फाउंडेशन जो होती है ये अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 61, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज इज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में पूछ रहा है, विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज, यानी कि करिकुलम चेंज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेजिस्ट है, विच रेजिस्ट करता है, वो कौन सा है, ठीक है। कहते हैं स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, या टीचर, ठीक है। 61, तो करिकुलम डेवलपमेंट में या करिकुलम चेंज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो सोसाइटी होता है, याद रखना आपने, ठीक है। सोसाइटी को देख के, माहौल को देख के, सारी चीज़ों को देख के, उस इलाके को देख के, सोसाइटी को देख के, माशरे को देख के, तो करिकुलम जो है वो चेंज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 62 है, इसमें कहते हैं प्रोसेस दैट एनर्जाइज डायरेक्ट एंड सस्टेन्स ह्यूमन बिहेवियर इज, ठीक है। कहते हैं कि प्रोसेस होता है एक ह्यूमन, यानी कि एक इंसान के बिहेवियर को एनर्जाइज करना या सस्टेन्स करना, ठीक है, डायरेक्टली। सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि कहता है कि एक इंसान है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको, यानी कि आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप किसी से जब गुफ्तगू कर रहे हैं, जब डायरेक्टली आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको एनर्जाइज करना, ठीक है, और सस्टेंस करना, ह्यूमन बिहेवियर को सस्टेंस और एनर्जाइज करना। तो वो कहता है कि क्या चीज़ जो होती है जिससे आप ये काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली ह्यूमन को एनर्जाइज एंड सस्टेंस कर सकते हैं, द प्रोसेस दैट एनर्जाइज डायरेक्ट एंड सस्टेंस ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, यानी कि एनर्जाइज कर सकते हैं आप ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्टली। तो वो कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। तो कहता है कि ए ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम कर सकती है, या बी लर्निंग ऐसा काम कर सकती है, या सी मोटिवेशन कर सकती है, या डी ऑब्जर्वेशन कर सकती है, ठीक है। 62, तो 62 का आपके पास आ जाएगा। डेफिनेट बात है कि एक ह्यूमन को, एक इंसान को एनर्जाइज करने के लिए उसकी मोटिवेशन की जाती है डायरेक्टली, तो तब जाके वो एनर्जाइज होता है। नेक्स्ट आपके पास है 63, इसमें कहता है लॉजिकल थिंकिंग दैट यूजेस एजुकेशन और डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन इज। लॉजिकल थिंकिंग उसी वक्त होती है जब कोई रीजन होता है, ठीक है, दैट यूजेस इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन। तो वो थिंकिंग कहता है होंगी, रीजनिंग होंगी, डिसीजन मेकिंग होंगी, या क्रिएटिविटी होगी। 63, तो ये आपके पास रीजनिंग होगा, बी आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 64, अप्लाइंग प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है उसको अप्लाई करना, एंड नॉलेज टू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज के लिए एंड नॉलेज, और कहता है अप्लाइंग प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को या एक्सपीरियंस को अप्लाई करना टू लर्निंग, सीखने के लिए, या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इन अ न्यू सिचुएशन, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या एक न्यू सिचुएशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक न्यू सिचुएशन, एक नए ट्रेंड के साथ यूज़ करना जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, ट्रांसफ़र कहेंगे, या मोटिवेशन कहेंगे। 64, ठीक है, तो 64 का जाएगा बी, इसको लर्निंग कहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 64 तक की थे, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा 65 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, बहुत सारे लोगों का ये शिकवा था कि सर आप
बड़े बड़े लेक्चर बनाते हैं तो ये है कि आप उसमें इतना समझाते नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करते, तो एकदम से ऑप्शन बता देते हैं। तो इसलिए मैंने अब थोड़े एमसीक्यूज रखे हैं और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह।